हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस बाय रजत एबी में। जैसा आज शुरुआत करते हैं हम इतिहास की, और इतिहास में भी प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। उसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक भारत। बात करेंगे हम प्रागैतिहासिक भारत की। इस टॉपिक की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं में, चाहे स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो हम शुरुआत से कवर कर रहे हैं इसको, और ये 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक का होगा। प्रागैतिहासिक भारत की बात की जाए तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ। बात की जाए, जो हम अंडरलाइन करते रहेंगे आप उसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, और आपके पास वीडियो जो हर दूसरे दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम, यानी किसकी, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की बात की जा रही है, तो इसकी खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 में, बात यहाँ पे नोट करना पॉइंट, कि 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम यानी मद्रास, किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, उन्होंने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। यानी एक कुल्हाड़ी इन्होंने प्राप्त की थी, जो कहाँ से की थी, पल्लवरम, जो कि मद्रास से की थी। और रॉबर्ट ब्रूस फुट जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान कहे जाते हैं, इन्होंने पल्लवरम नामक यानी मद्रास से एक कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, प्राप्त की थी। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। जो हम पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं इन्हें आप नोट करना ना भूलें, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये वाला पॉइंट है। दिख रहा होगा आपको सही। अगर नहीं सही दिख रहा हो तो आप YouTube में जाकर अपनी सेटिंग में वीडियो को हाई क्वालिटी पर लगा सकते हैं, जिससे आपको और भी साफ दिखेगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी प्लाइस्टोन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग, यानी अधिनूतन और होलोसीन, अद्यतन यानी अधिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो हमने अंडरलाइन किए, लेकिन पढ़ाएंगे आपको सब, और आपको नोट जो करने हैं वो केवल अंडरलाइन वाले ही करने हैं। बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, इसे ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना, पॉइंट्स को नोट करते रहना, जिससे कि आप अच्छे से इसे तैयार कर सके, रिवाइज कर सके। पूरा पाषाण काल, ये काल जो था यह शिकार एवं खाद्य संग्राहक था। शिकार का मतलब शिकारी थे यहाँ पे लोग, खाद्य संग्राहक मतलब जो यानी खाद्य पदार्थ जो उन्हें मिलते थे खाने वाले, उनका संग्रह करते थे, उनको इकट्ठा करते थे। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियर काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से
मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। भारतीय आदिम मानव अनगढ़ एवं अपरिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करते थे। यानी अनगढ़ कैसे कि जिन्हें ढाला ना गया हो, अच्छे से बनाया ना गया हो, उन्हें कोई पत्थर मिला, उन्होंने उसका हथियार बना लिया। उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि वो हथियार को कैसे बनाएं। ऐसे उपकरण गंगा यमुना के कछारी भागों को छोड़ समूचे भारत में पाए जाते हैं। भाई पत्थर, नुकीले पत्थर जो है पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट नहीं करना है, केवल समझना है आपको। आदिम मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। ये वाला आपका पॉइंट है कि आदिम मानव को, जो आदि मानव था, उसे धातु का ज्ञान नहीं था। धातु जैसे तांबा, लोहा, इनका ज्ञान नहीं था, वो जानते ही नहीं था। उसके पास निश्चित घरों का अभाव था, कोई निश्चित घर नहीं था। आदिवासी था, उसे घर का भी नहीं मालूम था कि कैसे घर होते हैं, किस में रहा जाता है, घरों का अभाव था। जानवरों का भय बराबर बना रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था, ना वह खेती करना जानता था। पूरा पाषाण काल की बात की जा रही है। पूरा पाषाण काल में मानव खेती करना नहीं जानता था, आग जलाना नहीं जानता था और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान भी उसके पास नहीं था। वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजते थे। जो जंगल में उन्हें मिल जाता था और खाने योग्य होता था, वो वही खाते थे, उससे ही अपना गुजारा करते थे। उन्हें नहीं पता था खेती क्या होती है, उन्हें धातुओं का प्रयोग नहीं मालूम था, आग जलाना नहीं मालूम था। ये बात पूरा पाषाण काल की है। नेक्स्ट देखिएगा, पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसकी बात की जाए तो ये हम बुक आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन की है, ऑथेंटिक बुक है, अच्छी बुक है। लूसेंट से के बराबर ही, लूसेंट की जैसी मानो, लूसेंट से भी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। लूसेंट में थोड़ा कम आपका डिटेल में है। अगर आप चाहेंगे तो हम लूसेंट भी कवर कर देंगे, लेकिन पहले ये वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा डिटेल में है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को पूर्व पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। पूर्व पूरा पाषाण युग की बात की जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया है, आप पढ़ सकते हो इसको। अब बात की जाए पूरा पाषाण युग की, वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन ये लिख सकते हो कि पूरा पाषाण काल को बांटा गया है 3 भागों में, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। 3 भागों में बांटा गया है। बात की जाए पूर्व पूरा पाषाण काल, तो अधिकांश हिमयुग आरंभिक पूरा पाषाण युग में व्यतीत हुआ। का प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंडेक्स, बिदारनी यानी क्लीवर और गंडासा खंडक का उपयोग। भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया एवं यूरोप से प्राप्त कुल्हाड़ियाँ जैसे ही हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन वैसा जैसा हमने कहा है कि आपको भाई पढ़ाना तो है ही, तो आप इसको पढ़ते रहें। निम्न पुरा पाषाण युग में अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहली बार सोन क्षेत्र के संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति भी की संज्ञा दी गई थी। अनेक स्थल कश्मीर तथा थार के मरुस्थल से मिलते हैं। निम्न पुरा पाषाण हथियार मिर्जापुर जिले की बेलन घाट एवं भीम बेटिका की गुफाओं से मिलते हैं। ये बात आपकी इम्पॉर्टेंट है कि निम्न पुरा पाषाण हथियार मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी, पूछ सकते हैं बेलन घाटी किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, जिले में मिर्जापुर। क्या मिला वहाँ से? निम्न पाषाणकालीन पत्थर के हथियार जो है मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं की बात की जाए तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, जहाँ से यहाँ से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। अब बात की जाए मध्यपुरा पाषाण काल की, तो मध्यपुरा पाषाण काल, इस युग में प्रस्तर शल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी
और खुरचनी का प्रयोग होता था, जो संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। किसका प्रयोग होता था? वेदनी, छेदनी और खुरचनी का। किसमें? मध्य पुरा पाषाण काल में। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थलों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थलों में पाया जाता है। अब बात आई, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसे नोट नहीं करना है, लेकिन जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे कि ये आप इंडेक्स एक बना लोगे कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से हैं? ये आपको तीनों दिखाए गए हैं। अब डिटेल आती है आपकी उत्तर पुरा पाषाण युग, दिख रहा होगा आपको। उत्तर पुरा पाषाण युग, इस युग में आर्द्रता कम हो गई और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी। पहले बहुत सर्दी होती थी, लेकिन उत्तर पुरा पाषाण युग में आते आते क्या हुआ कि यहाँ पे हिमयुग की अंतिम अवस्था, क्यों? जलवायु गर्म हो गई, गर्म हवाएं चलने लगी, पहले ठंडी हवाएं चलती थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस युग में होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ, यानी कि किस युग में आया? तो उत्तर पुरा पाषाण युग में आपको आधुनिक मानव का प्रारूप जो है होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ उत्तर पुरा पाषाण युग में। लिखेंगे पॉइंट कि उत्तर पुरा पाषाण युग में आधुनिक मानव का प्रारूप होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ। ऐसे ही लिखना है बिल्कुल आपको, ये पूरा नहीं लिखना है जितना हमने अंडरलाइन कर रहे हैं, और जितना हम आपको बता रहे हैं बस यही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार के पठारी भाग में पाए गए हैं। गुजरात के डिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरा पाषाण भंडार की भी मिला है, जिसमें शल्क, फलक, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ सम्मिलित हैं। इतना इम्पोर्टेंट केवल यही इम्पोर्टेंट है कि इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इस बात को आप अच्छे से तैयार करना। अब बात की जाए कि मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में आ गए हम। अभी आपने क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल और इसके बाद आप पढ़ेंगे नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है। ऐसे करके हम आपकी पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसके बाद पूरी जीएस कवर करेंगे। साथ ही पूरी जीएस, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका छूटे ना। तो मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व वही होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो शिकार एवं पशुपालन युग। भाई पूरा पाषाण काल क्या था कि शिकार एवं खाद्य संग्राहक था। शिकार करते थे और जो मिलता था उसको संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। अब ये आया शिकार और पशुपालन युग। इसमें शिकार तो होता था, लेकिन अब ये पशु को पालना सीख गए थे। तो जब पालना सीख गए तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। और इस युग के प्रस्तर उपकरणों से परिष्कार आया और उनका आकार भी छोटा हो गया। इस मध्यवर्ती काल को उत्तर भारत युग या मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, या जाना जाता है, या मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि मेसोलिथिक एज किस युग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मेसोलिथिक एज जो है मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत से पाए गए हैं। राजस्थान के बागोर नामक स्थल के उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ स्पष्टता सूक्ष्म पाषाण उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन शिकार और पशुपालन था। तो पूछता है कि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। बागोर कहाँ है? राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि बागोर कहाँ है। बागोर मध्य पाषाण कालीन स्थल है और कहाँ है? वो भी राजस्थान में है। और जीविका का साधन शिकार और पशुपालन था।
यहाँ पर मानव बस्ती 5000 वर्षों तक रही। अब बात आती है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। समय की बात की जाए 5000 ईसा पूर्व, और कहाँ से? आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश से, और बागोर राजस्थान से, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आई है कि मध्य पाषाणकालीन मैदाह से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लेता है कि मैदाह कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। पूछता है मैदाह से क्या प्राप्त हुआ, तो महादाह से आपको हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। मैदाह कहाँ स्थित है? प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी प्रतापगढ़ जिले में मैदाह स्थित है। अब बात आई है आपकी अगली पॉइंट, जो कि नव पाषाण काल की है। इसे समझिएगा, इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। नव पाषाण काल की बात की जाए तो यह 7000 ईसा से 1000 ईसा पूर्व रहा, और इसको अन्न का उत्पादक युग कहा जाता है। अब इस समय यहाँ पे खेती होने लगी थी, और इसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाने लगा। हालांकि विश्व के संदर्भ में नव पाषाण युग का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। अगर विश्व में देखा जाए तो ये क्या कहा जाता है कि 9000 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि विश्व में के संदर्भ में नव पाषाण युग का जो आरंभ होता है, नव पाषाण को आप नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, तो 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो पूरा ही आप इसको नोट करें। विश्व में बात की जाए तो 9000 ईसा पूर्व, और भारत में बात की जाए तो ये मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व, ये जो कि बलूचिस्तान के। इस युग के लोग पालिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियां प्रयोग करते थे, जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में क्यों? क्योंकि पत्थर वहां पे उपलब्ध था, और पत्थर उपलब्ध था तो वो पहाड़ी उसे कुल्हाड़ी भी बनाते थे पत्थर की, जिसका उन्होंने उपयोग किया। अब देखिएगा, कि नव पाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्न उगाने का श्रेय सबसे पहले किनको जाता है, तो नव पाषाण काल के लोग हैं, उनको अन्न उगाने का श्रेय जाता है नव पाषाण काल के लोगों को। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदालों और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन खोदते थे। उनके भाई उस सुविधाएं नहीं थी, उस समय ट्रैक्टर वगैरह या फिर हल वगैरह नहीं थे, तो वो किससे करते थे? डंडों से और कुदालों से, जो पत्थर के बनाए थे उनसे वो खोदते थे जमीन को। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। ये किससे? मिट्टी और सरकंडों से निर्मित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें कि गोलाकार और आयताकार घरों में निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस युग में लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। अब घर कैसे बनने लगे थे? स्थायी बनने लगे थे, क्योंकि कृषि होने लगी थी, पशुपालन होने लगे थे, बस्ती बसने लगी थी, परिवार बसने लगे थे, एक जगह पर रहने लगे थे, और जब खेती करेंगे तो एक जगह पे रुकना है, और इसलिए स्थायी बस्ती यहाँ पे शुरू हो गई थी। अब बात की जाए बुर्ज होम, तो बुर्ज होम कहाँ पे है? ये है कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर तथा चिरांद, छपरा, सारण यानी बिहार में है। ये में पाषाण लोग पालिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। बुर्ज होम के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे बुर्ज होम के लोग धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे, और यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते
भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। बात आती है कि कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। ऐसे पूछता है कि कुत्तों को या कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन आएंगे 4, जिसमें एक होगा आपका बुर्ज होम या बुर्जा होम, जो कुछ लिखा है। वैसे बुर्ज होम है, बुर्जा होम जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन बुर्ज होम इंपॉर्टेंट। यहाँ यह प्रथा भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाई गई। जो कुत्तों को दफनाने की मालिक के साथ प्रथा है, ये और कहीं नहीं पाएगी। अब ये ना सोचना कि मालिक मर गया तो कुत्ता मर गया, कुत्ते को वो जिंदा ही दफना देते थे मालिक के साथ। उनका मानना था कि मरने के बाद ये मालिक की यानी अपने मालिक की कुत्ता जो है उनकी सुरक्षा करेगा। बर्तन भी गड़ा दिए जाते थे, खानी पीनी चीज़ें भी गड़ा दी जाती थी कि मरने के बाद वहाँ जीवन है, उनका ऐसा मानना था, और वो वहाँ जा कर के अपना खाएंगे पिएंगे। इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करने लगे। भाई नवपाषाण काल है तो कृषि तो करें, और जब कृषि कर रहे तो उन्होंने पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया। वे गाय बैल भेड़ एवं बकरी पालते थे। थोड़ा ही है, ये वाला कवर कर लेंगे, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मेहरगढ़ के नवपाषाणकालीन उन्नत लोग गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। एक पॉइंट और करिएगा नोट कि मेहरगढ़ में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जबकि नवपाषाणकालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। अतः कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित हुई। कुंभकारी की बात की जाए कि कुम्हार बर्तन को बनाने लगे तो किस काल में? नवपाषाण काल में कुम्हार भी बर्तन को बनाने लगा था। कुम्हार भी भाई बर्तन को बनाने लगा था। आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे, बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनने लगे। चाक वही कुम्हार जो चलाता है गोल गोल पहिया, उसको चाक कहते हैं, और उससे बनने लगे थे, क्योंकि कुंभकारी जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी। इनमें पॉलिस्टार, काला मृदभांड, धूसर मृदभांड एवं मंदबण मृदभांड, मृदभांड मीन्स वही मिट्टी से बने बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता है। अब ये ना कंफ्यूजन रहे कि काला मृदभांड, ये काला होता था, पॉलिश कर दी जाती थी। ये धूसर यानी चित्रित, धूसर मीन्स चित्र वगैरह बना दिए जाते थे। मंदबण का मृदभांड था, मिट्टी का बना हुआ। नवपाषाण युगीन सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि उपकरण उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए गए। उड़ीसा यहाँ पे गलत लिखा है, आपको ये पॉइंट नोट नहीं करना है, नोट यही करना है कि कुंभकारी सर्वप्रथम कहाँ पर। तो सॉरी, आपको वीडियो वो मैं आगे पढ़ा गया, लेकिन यहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा एक बार दोबारा से कि इसमें पालिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड एवं मंदबण मृदभांड सम्मिलित थे। मृदभांड जैसा मैंने बताया कि मृदभांड मिट्टी से बने बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता है। ये काला था, ये चित्रित था, इसे धूसर को क्या कहते हैं? चित्रित कहते हैं। मंदबण मृदभांड थे। नवपाषाण युगीन सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि उपकरण उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए। यानी उड़ीसा यहाँ पे गलत लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हमने अंडरलाइन किया, वही नोट करना है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट बन रहा है और लास्ट पॉइंट है आज का कि कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया और जो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। लोहे के फल से युक्त हलों को कारण मैदानी इलाकों में वनों को काट कर खेती बनाना और गहरी जुताई करना संभव हो गया, जिससे अधिशेष उत्पादन होने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो सका। बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज आपने किया है पुरापाषाण काल, आज आपने किया है पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, आपने टॉपिक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका वह ताम्रपाषाण पे आएगा।
आज के लिए इतना ही, हमसे जुड़े रहें। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं और भी बुक्स पढ़ाऊँगा। जैसे अगर बात की जाए इस परीक्षा की, इस बुक की, तो ये मैंने काफ़ी बार इसको पढ़ा है और ये जो है सामान्य ज्ञान है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर बात की जाए कि आपको पढ़ना होगा तो मैं और भी बुक्स मेरे पास हैं, ये देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, ये देखिएगा, रामशरण शर्मा की है और भारत का प्राचीन इतिहास। उसके बाद बात की जाए तो आपकी बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद भी आप स्पेशलिस्ट अगर पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे एकदम से, तो भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, सिविल सेवा की परीक्षा के लिए। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको हम कराते रहेंगे, तो ऐसे ही बने रहें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। ये प्राचीन भारत है, ये मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको वन लाइनर में, लेकिन ये फुल डिटेल में है। इसकी बात की जाए तो ये फुल डिटेल में है, तो बने रहिएगा ऐसे मेरे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है जितना मैंने पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फैले में ना पढ़ें, किसी ऐसे ही पढ़ें, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।